पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की और उसके नियमों की। आज हम बात करेंगे कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम थे वो किस प्रकार प्राप्त किए गए। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आप इस चित्र में देख रहे हैं। इस सेटअप में एक कांच की नली है, ट्यूब, ये इस तरह की, इसके अंदर निर्वात है और इसमें जो है क्वार्ट्ज की विंडो बनी हुई है। इसके अंदर दो धातुओं की दो प्लेट लगी हुई हैं, जिसमें एक को हम एमीटर और दूसरे को कलेक्टर बोलते हैं। इस विंडो से होकर हम प्रकाश को आपतित करते हैं एमीटर पर। एमीटर यानी हम इसको कहेंगे उत्सर्जक, क्योंकि इस पर हम प्रकाश को आपतित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो उत्सर्जक। और जो दूसरी प्लेट है जिसको कलेक्टर यानी संग्राहक कहेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। विंडो क्वार्ट्ज की इसलिए लेते हैं कि अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग करें पराबैंगनी विकिरण का, तो साधारण कांच क्या करता है, जो है पराबैंगनी विकिरणों को अपने अंदर कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेता है, क्वार्ट्ज नहीं करता है। इसलिए ये जो विंडो बनाई हुई है ये क्वार्ट्ज की है और यहीं से होकर हम प्रकाश को आपतित करते हैं। ये इनके ये टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं, इन टर्मिनल के बीच हम बैटरी से जोड़ करके विभवांतर लगाते हैं। तो बैटरी के लिए व्यवस्था यहाँ पर ये बनाई हुई है। ये एक हाई टेंशन बैटरी है, उच्च वोल्टेज वाली, कुंजी लगी हुई है और इसके साथ हमने एक रियोस्टेट को लगा दिया है जो विभव विभाजक का कार्य करेगा। मतलब इस पूरी बैटरी का जो वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस पर आ जाएगा और यहाँ से एक वायर इधर निकला हुआ है, एक वायर इधर निकला हुआ है। तो इन दोनों के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर आएगा और यहीं से हम इस कनेक्शन को करेंगे तो उतना ही वोल्टेज हमें यहाँ मिलेगा। अब रियोस्टेट के इस पॉइंट को हम जितना आगे खिसकाते जाएंगे, जितना आगे खिसकाएंगे रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, तो परिणाम ये होगा इस ट्यूब पर वोल्टेज भी बढ़ेगा। यहाँ पर जो 4 पॉइंट अलग अलग हैं जो अभी हमने जोड़े नहीं हैं, ये कम्यूटेटर है, दिशा परिवर्तक का कार्य करता है। मान लीजिए हम इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को, तो बैटरी का इस तरह पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आकर के इधर से आएगा। तो इस तरह से जो संग्राहक है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव सिरा यहाँ से आके यहाँ पर जाएगा और उत्सर्जक हमारा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनको इस तरह से कनेक्ट कर दें तिरछे में, इन दोनों पॉइंट को आपस में, इन पॉइंट को आपस में, तो आप देखेंगे जो पॉजिटिव पॉइंट है, सिरा है बैटरी का, वो इधर से आकर के, यहाँ से इधर से आकर के उत्सर्जक पर जा रहा है, तो उत्सर्जक पॉजिटिव हो जाएगा और संग्राहक नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉइंट है बैटरी का, इधर से आके इधर जाएगा। तो मतलब यह है कि अगर हमें यहाँ का पोलरिटी चेंज करना है, अगर हमें इसको ऋण विभव पर रखना है या धन विभव पर रखना है, तो हम यहाँ के कनेक्शन को चेंज करके ऐसा कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच वोल्टेज बदलना है तो इसका जो रियोस्टेट का राइडर है, इसको राइडर बोलते हैं, इसको हम आगे पीछे खिसका कर वोल्टेज बदल सकते हैं। इस तरफ खिसकाओगे वोल्टेज बढ़ेगा, इस तरफ कम करेंगे वोल्टेज कम होगा। वोल्टेज कितना लगा है इन सिरों के बीच, उसके लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है। वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज नाप सकते हैं। एक माइक्रोमीटर यहाँ पर लगाया हुआ है, इससे हम करंट का मेजर कर सकते हैं। माइक्रोमीटर इधर लगा दें या यहाँ पर लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात यह आती है कि यहाँ से हम किस तरह से उसके नियम को निकालें। उसके लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को 3 हिस्से में करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश जो आ रहा है उसकी तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी यहाँ पर ले लेते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन करंट, यानी तीव्रता का प्रभाव। मतलब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्रकाश की तीव्रता को चेंज करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट किस तरह से बदलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि
यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज को कहीं पर भी फिक्स कर दें, किसी भी एक जगह पर, जिससे कि हम यहाँ पर प्रकाश आपतित करें तो हमें करंट की वैल्यू मिलती रहे। प्रकाश आ रहा है तो उसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी, उसकी एक तीव्रता होगी, ठीक है। और वोल्टेज को इस राइडर को खिसका करके इस तरह से फिक्स करेंगे कि हमें करंट की एक वैल्यू मिलती रहे। और इस पॉइंट्स को अभी हमने इस तरह से जोड़ दिया है। ऐसा जोड़ने से क्या होगा, ये जो कलेक्टर है संग्राहक, ये जो है धन विभव पर होगा। देखिए ये बैटरी के प्लस से जुड़ रहा है और ये बैटरी का जो माइनस सिरा है वो इधर से होता हुआ इस जगह पे आ गया कलेक्टर माइनस से। यानी कम्यूटेटर से हमने क्या किया, जो है संग्राहक को धन विभव पर ले लिया और कलेक्टर को ऋण विभव पर ले लिया और प्रकाश को आपतित किया और राइडर से एक वोल्टेज ऐसी पर सेट कर दिया कि यहाँ से करंट बहना शुरू हो जाए और करंट की वैल्यू हम यहाँ से नाप सकते हैं। और इसके बाद हमें करना क्या है, जो प्रकाश आएगा उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता को बदलना है। तीव्रता बदल बदल के प्रकाश डालेंगे और देखेंगे करंट की वैल्यू कितनी है। उस दौरान ना ही हम वोल्टेज बदलेंगे और ना ही आवृत्ति बदलेंगे। तो इस प्रयोग में ऐसा करने के बाद हम ग्राफ खींचें, किसके बीच, इंटेंसिटी यानी तीव्रता कैपिटल आई और करंट स्मॉल आई। करंट को हमने स्मॉल आई से प्रदर्शित कर दिया। तो तीव्रता के अलग अलग मानों पर करंट की वैल्यू निकालने के बाद जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो है प्रयोग में इस तरह से प्राप्त होता है। यानी जो बिंदु मिलेंगे हमें, इस तीव्रता पर करंट कितना है, अगली तीव्रता पर करंट कितना है, और उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ग्राफ एक सरल रेखा मिलेगा जो मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। मतलब अर्थात जो करंट है आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, कैपिटल आई के। यानी प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। और प्रकाश विद्युत धारा का मतलब क्या है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक सेकंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा। तो करंट बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा उत्सर्जित होंगे करंट भी उतनी ज़्यादा होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा किसके, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो इस तरह से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम प्राप्त हुआ हमें। ठीक, अब हम देखेंगे कि संग्राहक प्लेट के विभव का मान बदलने पर जो करंट यहाँ पर मिल रहा है उसका मान किस प्रकार से बदलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले संग्राहक प्लेट को उत्सर्जक के सापेक्ष धन विभव पर रखेंगे। मतलब कम्यूटेटर से हम इस प्रकार कनेक्शन करेंगे कि संग्राहक प्लेट जो है धन विभव पर आ जाए, इस तरह से जो हम देख रहे हैं। अब इसके बाद हम राइडर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी संग्राहक विभव पहले शून्य विभव पर लेंगे। तो इसके लिए राइडर को बिल्कुल लास्ट में अपन शिफ्ट कर लेंगे। उस समय करंट की वैल्यू यहाँ से रीड कर लेंगे। तत्पश्चात हम राइडर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे संग्राहक प्लेट का विभव बढ़ता जाएगा और संगत धारा को हम यहाँ से नोट करेंगे एमीटर से, और विभव कितना है उसको हम वोल्ट मीटर से नोट करेंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ खींच पाएंगे। और उसके बाद इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे कम्यूटेटर से, यानी इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे।
परिणाम क्या होगा, संग्राहक ऋण विभव पर आ जाएगा उत्सर्जक के सापेक्ष। उसके बाद हम फिर से विभव के मान को लगातार बदलते हुए धारा के मान को नोट करेंगे और ग्राफ खींचेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने दो अक्षे ले ली, एक एक्स अक्ष पर विभव को लिया, वाई अक्ष पर प्रकाश विद्युत धारा को ले लिया और यहाँ पर विभव का मान 0 है। मतलब इस चित्र में जब हम इस राइडर को यहाँ पर लाएंगे लास्ट किनारे पर नीचे वाले, तो उस समय यहाँ विभव 0 हो जाएगा, यानी ये और ये दोनों समान विभव पर होंगे, तो विभवांतर 0 हो गया, यानी उत्सर्जक के सापेक्ष जो संग्राहक है वो 0 विभव पर हो गया। उस समय हम यहाँ पर देखेंगे करंट कितना है, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू हमें मिलेगी। मान लिया विभव 0 के संगत करंट की वैल्यू 0 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, राइडर को ऊपर की तरफ चलाएंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ का धनात्मक वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज को यहाँ से नोट करेंगे और संगत धारा को यहाँ से नोट करेंगे और देखते हैं। मान लीजिए विभव को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, हमें करंट की वैल्यू मिलेगी, वो पहले से थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। विभव को और बढ़ाया, हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से शुरू में तो हम विभव को बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगी और बाद में करंट का मान लगभग स्थिर हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ हमें मिलेगा इस तरह से। तो ग्राफ क्या बता रहा है कि प्रारंभ में जब विभव को हम 0 से धीरे धीरे बढ़ाते हैं, संग्राहक प्लेट के धन विभव को, तो शुरू में तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है और फिर स्थिर हो जाती है, इसका बढ़ना बंद हो जाता है, यानी ये अधिक धारा का अधिकतम मान बता रहा है। तो अधिकतम मान जो मिल रहा है धारा का, इसको हम कहते हैं संतृप्त धारा। संतृप्त धारा यानी कि सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट। तो ये धारा इस तरह से क्यों बदल रही है, पहले थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे ही हमने इस पर प्रकाश को आपतित किया, इलेक्ट्रॉन ने निकलना स्टार्ट किया और शुरू में मान लीजिए संग्राहक 0 विभव पर है, यानी ना तो यहाँ प्लस है ना ही ये ऋण है, 0 विभव पर है। तो प्रारंभ में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में आगे जाएं। कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस प्लेट पे कम इलेक्ट्रॉन पहुंच पाते हैं, तो इसलिए हमें धारा का मान कम मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसका धन विभव बढ़ाते हैं, तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। परिणाम ये होता है कि यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगती है और जब धन विभव इतना हो जाए कि यहाँ से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुँचने लगे, तो उस समय धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ में, धारा का मान यहाँ से फिर अधिकतम होकर के स्थिर हो गया है। तो जब धारा का मान अधिकतम होने का मतलब है कि उत्सर्जक प्लेट से निकलने वाले, उत्सर्जित होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन संग्राहक पर पहुँचने लगे। इसके बाद अगर हम इस वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा, कारण जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो इसलिए धारा का मान नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज को हम कितना भी बढ़ा लें फिर धारा का मान नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए इस अधिकतम धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। तो संतृप्त धारा का मान कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पीछे की तरफ चलें तो इस ग्राफ पर, इस यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिलेगा, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वैल्यू हम यहाँ पर भी लिखते हैं, वैल्यू यहाँ पर भी लिखते हैं। तो विभव अक्ष के समांतर जो रेखा मिल रही है हमें ग्राफ में, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू इस अक्ष पर लिखी होगी वो संतृप्त धारा का मान होगा। ठीक है, तो अब देखें कि जब हम इसको कम्यूटेटर से यहाँ की प्लेटों पर के विभव को या पोलैरिटी को चेंज कर दें, तब क्या पोजीशन हमारे सामने आएगी। मतलब ये हुआ कि हमने इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस जगह पर, और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया, यानी संग्राहक हो गया ऋण विभव पर, क्योंकि ये बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ है,
और जो उत्सर्जक वाला टर्मिनल है वो यहाँ से आकर के ये और ये बैटरी के प्लस से जुड़ गया। तो मतलब क्या हुआ, अब संग्राहक प्लेट इमीटर के सापेक्ष ऋण विभव पर आ गई और वही काम हम करेंगे, राइडर को यहाँ पर ला करके विभव शून्य होगा, फिर धीरे धीरे इस विभव को बढ़ाएंगे, ये मतलब इसका ऋणात्मक विभव बढ़ेगा, तब करंट की वैल्यू हमें किस प्रकार प्राप्त होगी, उसी प्रोसेस को दोहराएंगे। तो इस समय हम देख पाएंगे कि जैसे ही हम ऋणात्मक वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू तेजी से घटना शुरू होती जाएगी। तो इस तरह के पॉइंट्स हमें मिलेंगे और विभव के एक खास वोल्टेज पर करंट का मान शून्य हो जाएगा। यानी अगर हम इन सबको मिलाएं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, यानी ऋणात्मक वोल्टेज कलेक्टर प्लेट का जो विभव है वो ऋणात्मक है, तो ऋण विभव को जब हम बढ़ा रहे हैं तो करंट का मान तेजी से घटते हुए शून्य हो रहा है। तो जिस वोल्टेज पर ये करंट शून्य हो जाएगा हमने मान लिया वो V0 है, ऋण से शो करेंगे। तो इस वोल्टेज V0 को हम कहेंगे निरोधी विभव, या हम इसको कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने करंट को इस वोल्टेज पे करंट का बहना बिल्कुल बंद हो गया, तो यानी इस वोल्टेज पे करंट रुक गया, तो ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें क्या बता रहा है और करंट की वैल्यू क्यों घट रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मान लीजिए हमारी प्लेट थी, ये था हमारा संग्राहक, ये था हमारा कलेक्टर, और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे प्रकाश को डालने से। अब क्या होगा, यहाँ पर करंट का कम होने का मतलब ये है कि इस प्लेट पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होना शुरू होगी तभी करंट घट सकता है, अन्यथा नहीं। अभी ये प्लेट ऋण विभव पर है, मतलब ये ऋण आवेशित है, तो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आगे आ रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को ये प्लेट प्रतिकर्षित करेगी। तो अगर इसके ऋण आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, एक कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा, तभी करंट शून्य हो सकता है। लेकिन करंट एकदम से शून्य नहीं हुआ, हमने यहाँ पर ऋण विभव को बढ़ाया, करंट धीरे धीरे कम होने के बाद शून्य हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जाएं समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। मतलब इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकलते समय उनके वेग अलग अलग हैं, वेग अलग अलग है यानी गतिज ऊर्जा अलग अलग है। तो जैसे ये ऋण विभव पर आएगी तो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुंचेगा प्रतिकर्षण के कारण, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉनों के कम हो जाने से करंट की वैल्यू कम हो गई। अब अगर हम इसकी ऋण विभव को और बढ़ा दें, यानी ये प्लेट और ज़्यादा ऋणात्मक हो जाएगी, तो प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। परिणाम क्या होगा, अब और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचना बंद कर देंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, जो इसके प्रतिकर्षण का अपोज कर सकें, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेंगे। परिणाम स्वरूप करंट और कम हो जाएगा। तो ये करंट शून्य कब होगा, जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, जब वो भी यहाँ पहुँचना बंद कर देगा तो करंट शून्य हो जाएगा। तो करंट का लगातार कम होना ये बता रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जाएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक, और दूसरी बात हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए इन प्लेटों के बीच विभवांतर V0 है और इस समय जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच पाएगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी, eV0। अगर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो V वोल्ट विभवांतर पर जब इलेक्ट्रॉन गति करता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, तो उसकी ऊर्जा में इतने की कमी आ जाती है। तो अगर अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के इस प्लेट के ठीक पहले ही रुक जाता है और इस प्लेट तक नहीं पहुँचता, तो उसकी ऊर्जा में eV0 की कमी आएगी। और चूंकि ये यहाँ पर रुक गया है तो उसकी पूरी गतिज ऊर्जा यहाँ पर आकर शून्य हो गई, तो हम कहेंगे eV0 इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को बता रहा है। किस इलेक्ट्रॉन की, जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला है। तो मतलब ये हुआ
कि अगर निरोधी विभव हमें पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा कितनी है। तो निरोधी विभव हमें क्या बता रहा है, गतिज ऊर्जा को। यानी अगर निरोधी विभव V0 है तो E इंटू V0 का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप है। क्योंकि इस वोल्टेज पर V0 वोल्टेज पर जो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है उसने संग्राहक प्लेट पर पहुंचना बंद कर दिया, यानी करंट शून्य हो गया। तो इस प्रकार से हम पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे उनकी गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न होगी। तो इस समय जो हमने प्रकाश लिया, जो आप जिसका हमने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है तो जाहिर है इस प्रकाश की कोई ना कोई आवृत्ति होगी, कोई ना कोई तीव्रता होगी। मान लिया जो प्रकाश आ रहा है इसकी तीव्रता कितनी है, I1। अब हम थोड़ा ये देखें कि अगर प्रकाश जो हमारा आ रहा था इसकी हम तीव्रता को बदल दें तो क्या फर्क पड़ता है करंट पर और निरोधी विभव पर। तो अब हमने अधिक तीव्रता का प्रकाश लेकर के इसी प्रयोग को दोहराया, तो प्रयोग में हमें ज्ञात होता है कि जो ग्राफ मिलेगा वो लगभग समान आकृति का मिलता है, लेकिन निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होता। इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, I2 का मान ज़्यादा लिया है I1 से, तो संतृप्त धारा का मान ज़्यादा प्राप्त हुआ। स्पष्ट प्रथम भाग में हमने देखा था कि अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए करंट का मान ज़्यादा मिला। लेकिन जब कलेक्टर को हमने ऋण विभव पर रखा तो जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ से पता चल रहा है कि निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव का मान नहीं बदलता, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, तीव्रता बढ़ाने से केवल करंट की वैल्यू ही हमारे पास बढ़ेगी। तो ये तो हुआ तीव्रता बढ़ाने से क्या क्या चीज़ बदल रही है, तीव्रता बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ रही है और तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बदल रही है। तो अब अगला जो पॉइंट हमारा होगा उस पर हम देखेंगे कि अगर जो प्रकाश अभी हमने यहाँ पर जो प्रकाश आपतित किया उसकी हमने क्या बढ़ाई, तीव्रता बढ़ाई। अगर तीव्रता बढ़ाने के बजाय हम आवृत्ति बढ़ाते, तीव्रता नहीं बढ़ाते, सिर्फ आवृत्ति को चेंज करते, तो निरोधी विभव पर क्या फर्क पड़ना है, इस चीज़ की बात हम अब आगे करेंगे। तो देखते हैं कि आवृत्ति का निरोधी विभव पर प्रभाव, यानी इसके लिए वही चीज़, विभव हमने एक्स अक्ष पर ले लिया, धारा को हमने आई अक्ष पर ले लिया, वाई अक्ष पर ले लिया, और अभी जैसा हम देख रहे थे कि प्रकाश को आपतित किया, इलेक्ट्रॉन निकले और विभव चेंज किया, तो विभव चेंज करने पे जो ग्राफ हमारा आया था ये वही ग्राफ है जो अभी हमने जस्ट देखा था। जब तीव्रता I1 थी उस समय का ये ग्राफ है। तो जब प्रकाश आ रहा है इसकी तीव्रता I1 है तो इसकी आवृत्ति भी कुछ ना कुछ होगी। हमने मान लिया इस प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, ν1, इसकी आवृत्ति हमने मान ली ν1 आवृत्ति पर ग्राफ है। और इस समय जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है निरोधी विभव, इसको हमने V01 मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया। आवृत्ति को बढ़ा करके फिर से वही हम ग्राफ खींचेंगे, वोल्टेज बदलेंगे, करंट की वैल्यू नोट करेंगे और इस ग्राफ को बनाएंगे। तो आवृत्ति बढ़ाने पे जो ग्राफ हमें मिलता है प्रयोग में, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, संतृप्त धारा का मान नहीं बदला। जब आवृत्ति ν1 थी, मान लीजिए जो हमने बढ़ाई आवृत्ति वो है हमारी ν2, तो ν1 आवृत्ति वाला, यानी पहले जो प्रकाश लिया था जिसकी आवृत्ति ν1 है, उसका ग्राफ ये जा रहा है।
और जब आवृत्ति बढ़ा दी ν2 तो उसका ग्राफ हमारा ये आ रहा है। तो संतृप्त धारा का मान दोनों केस में सेम है, मतलब आवृत्ति बढ़ाने से धारा का मान नहीं बदला, और धारा का मान बदलने का मतलब है इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आवृत्ति बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो दर है वो नहीं बदलती, क्योंकि करंट नहीं बदल रहा। लेकिन जो दूसरी बात हमें दिखाई दी कि निरोधी विभव की वैल्यू यहाँ पर अलग हुआ। तीव्रता बढ़ाने पर क्या हुआ था, निरोधी विभव नहीं बदला था। अभी जस्ट इससे पहले हमने देखा था कि हमने प्रकाश की क्या किया, तीव्रता बढ़ाई तो निरोधी विभव नहीं बदला, मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा नहीं बदली। लेकिन अब क्या हुआ, हमने तीव्रता तो स्थिर रहने दी, आवृत्ति को चेंज कर दिया तो निरोधी विभव का मान बदल गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो आवृत्ति है ν2 उसका मान ज़्यादा रखा ν1 से। तो क्या मतलब हुआ, आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव बढ़ गया, और निरोधी विभव बढ़ने का मतलब है गतिज ऊर्जा का बढ़ जाना। जैसा भी हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो E × V0। V0 क्या है, निरोधी विभव। तो निरोधी विभव हमारा यहाँ पर बढ़ गया। निरोधी विभव बढ़ जाने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि गतिज ऊर्जा जो बढ़ रही है उसका आवृत्ति के साथ जो संबंध है वो किस तरह का है, तो उसके लिए अभी हम एक ग्राफ और बनाने की कोशिश करेंगे इस रिजल्ट से। तो ये एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर ले लिया हमने आवृत्ति को, और वाई अक्ष पर ले लिया हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसको हमने संकेत दे दिया K मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से देखें अभी हमने जो ग्राफ बनाया था, तो अगर जब आवृत्ति ν1 थी तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हमें यहाँ से मिल जाएगी। आवृत्ति ν1 के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, E × V01। ये हमें मिल जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा कब, जब आवृत्ति ν1 है। इसी प्रकार से जब आवृत्ति हमने ν2 कर दी तो निरोधी विभव कितना मिला, V02। तो इस समय गतिज ऊर्जा कितनी होगी, E V02। ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो गई कब, जब आवृत्ति ν2 है। इसी तरह से हम विभिन्न आवृत्तियों के लिए इस प्रयोग को दोहरा करके हम अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो जब गतिज ऊर्जा हमें मिल जाएगी तो गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच हम ग्राफ खींच पाएंगे, और ये जो ग्राफ हमें मिलता है ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का प्राप्त होता है। और अगर इस ग्राफ को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये गतिज ऊर्जा वाली अक्ष को इस जगह पर काटेगा। तो इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ, तो पहली बात, अगर मान लीजिए हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति ये वाली वैल्यू है, इस अक्ष पर हम आवृत्ति कुछ ना कुछ मान रखेंगे, तो इसके संगत गतिज ऊर्जा हमें कुछ ना कुछ मिलेगी। मान लीजिए न्यू आवृत्ति है, चलिए, तो न्यू आवृत्ति का प्रकाश हम डाल रहे हैं पदार्थ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा है। मतलब ये कि जो पदार्थ है हमारे पास, इस पर हमने प्रकाश डाला तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा है, यानी उसमें कुछ ना कुछ वेग है। लेकिन अगर आवृत्ति इस बिंदु के बराबर होती, मान लीजिए यहाँ पर जो आवृत्ति है उसकी वैल्यू हमने मान ली ν0, तो ग्राफ क्या कह रहा है, इसके संगत जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, 0। मतलब जब ν0 आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, और गतिज ऊर्जा 0 होने का मतलब है वेग 0 होना। तो यहाँ पर तो आवृत्ति न्यू थी, तो इसका मतलब क्या निकला, तो इससे कुछ मतलब ये निकल रहा है हमारा कि अगर हम ν0 आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, मतलब निकलते समय उसमें कुछ वेग नहीं होगा, ऐसा मतलब यहाँ से निकल रहा है। क्या मतलब निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन धातु से अलग तो हो जाएगा लेकिन किसी वेग से गति नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आवृत्ति को और कम ले लें, ν0 से भी कम ले लें इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो इसके संगत ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो ऊर्जा जो मिलेगी वो एक ग्राफ कह रहा है कि ये ऊर्जा ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक ऊर्जा का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो वो किसी वेग से निकलेगा, लेकिन जब आवृत्ति ν0 है तो निकलते समय उसमें कुछ वेग है ही नहीं,
और इससे भी कम का मतलब क्या हुआ, कोई फिजिकल अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी ऊर्जा चूंकि ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसका मतलब न्यू जीरो आवृत्ति से हम कम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो इसी न्यू जीरो जो आवृत्ति हमारे पास आई है, इस न्यू जीरो आवृत्ति को हम कहेंगे दहली आवृत्ति। यानी न्यू जीरो क्या हुआ यहाँ पर, न्यू जीरो को हम कहेंगे दहली आवृत्ति, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि ये जो ग्राफ है वो सरल रेखा तो है लेकिन मूल बिंदु से नहीं जा रहा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होगा उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ेगी लेकिन समानुपाती रूप से नहीं बढ़ेगी। यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से बढ़ेगी क्योंकि ग्राफ सरल रेखा है, लेकिन ये संबंध समानुपाती वाला नहीं है। और अगली बात क्या निकल कर आई कि अगर जो हम प्रकाश डालेंगे उसकी आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है, जैसे इस ग्राफ में हमने देखा न्यू जीरो से कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे हम तीव्रता को कितना भी बढ़ा लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ना जरूरी है। तो अगर प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वो निकल सके, और तीव्रता बढ़ाने से तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी नहीं। तो मतलब हम तीव्रता कुछ भी कर दें, अगर आवृत्ति न्यू जीरो से कम है तो उत्सर्जन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम ये देखें, अगर इसी प्रयोग को हम किसी अन्य धातु के लिए करें, अन्य धातु के लिए बनाएं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अभी हमने एक धातु को लेकर प्रयोग किया और ग्राफ हमारा ये आया। ये मान लीजिए धातु ए है और ये वैल्यू इसकी क्या होगी, दहली आवृत्ति न्यू जीरो ए नाम दे दिया। आवृत्ति यहाँ पर है और गतिज ऊर्जा यहाँ पर है। अगर इसी प्रयोग को हम दूसरी धातु के लिए करें तो प्रयोग में हम पाते हैं कि ग्राफ बिल्कुल इसी टाइप का आएगा लेकिन समांतर रेखा होगा। तो इसके लिए दहली आवृत्ति का मान अलग निकल कर आया। मतलब अलग अलग धातुओं के लिए इस आवृत्ति का मान, दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होते हैं। और इन सभी प्रयोगों में हमने देखते हैं हम ये कि जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तुरंत ही हमें करंट की वैल्यू मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही प्रकाश आपतित होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहाँ इनके बीच कोई टाइम समय अंतराल नहीं होता कि पहले प्रकाश आपतित होगा उसके कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास जो सारे रिजल्ट आ गए उनको हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला रिजल्ट हमने देखा तीव्रता के प्रभाव में कि जो करंट हमें मिल रहा है, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो तीव्रता के समानुपाती है। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये हमारा नियम नंबर 1। और दूसरा हमने देखा कि जो तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ये दूसरा नियम बना क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर तीव्रता बदलने से निरोधी विभव नहीं बदला। और तीसरा जो नियम हमारा आया वो हमने देखा कि आवृत्ति बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ी, और वो भी कैसी, रैखिक रूप से। मतलब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ने के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। और चौथा नियम क्या बना कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे हम तीव्रता कितनी भी क्यों ना बढ़ा दें। तो इस निश्चित आवृत्ति को हमने क्या नाम दिया, दहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगा। और पांचवा पॉइंट जो हमारा था नियम में वो क्या था कि जैसे ही हम प्रकाश आपतित करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस तरह से 5 रिजल्ट जो यहाँ से निकले हैं ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम है, जिनको हमने पिछले वीडियो में डायरेक्ट पढ़ा हुआ था। और इसके साथ ही इस प्रयोग के दौरान हमारे पास 2 परिभाषाएं निकल कर आई। एक परिभाषा कौन सी थी, संतृप्त धारा। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो
धारा बहती है, प्रकाश विद्युत धारा, उसका जो अधिकतम मान जो होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट यानी संतृप्त धारा। और दूसरी परिभाषा निकल कर आई निरोधी विभव की। तो निरोधी विभव क्या है? ये संग्राहक प्लेट का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। यानी संग्राहक प्लेट का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, क्योंकि इस समय विभव ऋणात्मक है, तो संग्राहक प्लेट का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसको हम कहते हैं निरोधी विभव। और हम देख चुके हैं कि निरोधी विभव का मान तीव्रता बढ़ाने से नहीं बदलता। अभी जो हमने ग्राफ देखा था, तीव्रता बढ़ाने से निरोधी विभव का मान नहीं बदलता, लेकिन आवृत्ति बढ़ाने से निरोधी विभव का मान बदल जाता है। जो अपन ने इस ग्राफ में देखा था, आवृत्ति हमने बढ़ाई थी, बदली थी, तो निरोधी विभव का मान बदल गया था। तो ये परिभाषा है। तो अब ये रिजल्ट हमारे इस तरह के क्यों आते हैं, तो इसकी व्याख्या हम आने वाले वीडियो में करेंगे।